जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से हजारों सालों बाद एक अराजक मोती का जन्म होता है, लेकिन वो मोती पैदा होते ही लालच में आकर अच्छी और बुरी दोनों ताकतों को अपने अंदर समाने लगता है, यहाँ तक कि वो सूरज को भी निगलने की कोशिश करता है। ये देखकर महागुरु तियानजून अपने 2 शिष्यों को उसे कैद करने के लिए भेजते हैं। उनमें से एक शिष्य बेहद मोटा और मजेदार है, उसका नाम है ताइजेन, और दूसरा है शेन, होशियार मगर चालाक। दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, मगर वो मोती बहुत ताकतवर निकलता है। वो दोनों को बुरी तरह हरा देता है। महागुरु खुद वहाँ पहुंचते हैं और अपने जादुई मंत्रों से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, नीला अच्छा मोती है और लाल बुरा मोती। महागुरु लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी और वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। फिर वो दोनों मोतियों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ताइजेन को सौंपते हैं और कहते हैं, जब महाराज ली जिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को उसके शरीर में मिला देना। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो तुम 12वें शासक बनोगे। ये सुनकर ताइजेन बहुत खुश होता है, लेकिन शेन के दिल में जलन पैदा हो जाती है। गुस्से में वो बदला लेने का फैसला करता है। वो चुपके से ली जिंग के महल में पहुंच जाता है और एक षड्यंत्र रचकर स्पिरिट पर्ल को चुरा लेता है। साथ ही वो डीमन पर्ल को भी आजाद कर देता है। अब वो लाल मोती महारानी यिन के शरीर में समा जाता है, जिससे वो एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर आग की भयानक ताकतें होती हैं। जन्म लेते ही वो पूरा गांव तबाह कर देता है। ये देखकर मास्टर ताइजेन अपनी जादुई रिंग निकालते हैं और मंत्र पढ़कर उसे नेजा के गले में पहनाते हैं, जिससे उसकी शक्तियां काफी कम हो जाती हैं। वो नेजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी महारानी यिन आ जाती है। वो अपने बेटे को बचाते हुए कहती हैं, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। आखिर एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को काटने की कोशिश करता है, मगर वो प्यार से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माँ के प्यार से दानवी बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। पर गाँव वाले महाराज लीजिंग से कहते हैं, महाराज इस बाल दानव का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते। महाराज जवाब देते हैं, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो बस बदकिस्मती का शिकार है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ नेजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तब ताइजेन याद दिलाते हैं, चाहे हम उसे जिंदा छोड़ भी दें, लेकिन 3 साल बाद वो मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डीमन पर्ल को श्राप दिया है। ये सुनकर महारानी यिन बहुत परेशान हो जाती है। महाराज कहते हैं, मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा, शायद वो ये श्राप हटा दे। अब शेन को दिखाया जाता है, जो स्पिरिट पर्ल लेकर समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है, जहाँ सारे ड्रैगन्स कैद हैं। वो उस मोती को ड्रैगन किंग के अंडे में मिला देता है, जिससे एक बेहद शांत और शक्तिशाली बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है एओबिंग। ड्रैगन किंग शेन से कहता है, तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे ताकि वो और मजबूत बने और एक दिन हम पूरी दुनिया पर राज करें। वही ताइजेन और लीजिंग स्वर्ग पहुंचते हैं ताकि महागुरु से मिल सके, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि वो ध्यान में होते हैं। द्वारपाल बताता है, स्वर्ग का दिया हुआ श्राप कोई नहीं हटा सकता। ये सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं। फिर ताइजेन कहता है, इंसान स्वर्ग में एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, हमें अब वापस चलना होगा। नीचे धरती पर नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन महाराज और महारानी ने उसके चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना दिया है ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। नेजा बैठा बैठा बोर हो रहा था। रानी यिन पास आकर मुस्कुराई और बोली, तुम वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, इसीलिए मैं बोर हो रहा हूँ। रानी ने धीरे से जवाब दिया, माँ के भी काम होते हैं, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये सुनकर नेजा की आंखों में रौनक लौट आती है। दोनों साथ में खेलने लगते हैं, मगर नेजा बहुत ताकतवर था। खेलते खेलते रानी यिन को चोट लगने लगती है। फिर भी माँ के प्यार के आगे वह दर्द कुछ नहीं था। वह अपने बेटे की खुशी के लिए उसे थामे रहती है। तभी एक सैनिक आकर कहता है, पास वाले गाँव पर हमला हुआ है महारानी, हमें वहाँ जाना होगा। ये सुनकर नेजा फिर उदास हो गया। रानी ने उसे कहा, अगली बार हम और ज्यादा खेलेंगे, पर नेजा अपना उल्लू सा चेहरा मोड़कर कुछ नहीं सुनता और ऊपर छत पर बैठ गया। महारानी मजबूरन चली जाती है। जाने से पहले वह अपने सैनिकों से कहती है, नेजा की निगरानी करना और याद रखना कि वह यहाँ से बाहर न जाए। रानी के जाते ही नेजा बाहर निकलने के लिए सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगता है। सैनिक ये समझ नहीं पाते और आपस में झगड़ने लगते हैं। मौका पाकर नेजा सुरक्षा कवच की सीमा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही नेजा गाँव पहुंचा, गाँव वाले डरकर इधर उधर छिप गए। नेजा ने उन सबको ढूंढकर तंग करना शुरू कर दिया। तबाही सा मंजर बन गया। गाँव के कुछ बच्चे नेजा को डीमन समझते थे और अक्सर उसके लिए ट्रेप बिछाते थे। आज नेजा ने भेष बदला और उनके बीच गुम हो गया। बच्चों ने छिप छिप कर योजना बनाई, जब नेजा पुल से गुजरेगा हम उसे नीचे धक्का दे देंगे, फिर से चट्टान से खल्लास कर देंगे। पर जैसे ही नेजा पास आया, उसने अपना मास्क हटाया। डर कर बच्चे उस पुल से दूर भागे। उनकी ही चाल उलटी पड़ी और वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। नेजा अपनी मस्ती में खुश होकर चला जा रहा था। तभी बच्चों ने चिल्लाकर कहा, तुम शैतान की औलाद हो। ये बात सुनकर नेजा का गुस्सा भड़क उठा। वह एक बड़े पत्थर को उठाकर उन पर फेंकने ही वाला था कि तभी मास्टर ताइजेन आ पहुंचे और बच्चों को बचा लिया। पत्थर दूर जाकर एक पहाड़ से टकराया और पहाड़ जोरों से टूट गया। महाराज ली जिंग वहां पहुंच गए। वे नेजा से बहुत गुस्सा थे। उन्होंने उसे वापस महल में बंद कर दिया। रात में महाराज, महारानी और ताइजेन एक साथ बैठे हुए थे। महारानी बेचैन थी, आंखों में चिंता के बादल थे। वो बोली, नेजा इतना भी शैतान नहीं, पर गांव के बच्चे उसे अपनाते नहीं। मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, पर पूरा समय नहीं दे पा रही। अब वह 2 साल का हो गया है, शायद हमें यहाँ से कहीं और बस जाना चाहिए। मास्टर ताइजेन ने निश्चय भरे लहजे में कहा, मैं नेजा को ट्रेन करूंगा, मैं उसे राक्षसों का शिकारी बना दूंगा। अगले दिन जब नेजा महल के बगीचे में खेल रहा था, उसे वहाँ एक रहस्यमयी मेप दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो अचानक उस मेप के भीतर समा गया और नेजा एक जादुई खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया। वहाँ की वादियां, फूल और रंग देखकर नेजा दंग रह गया। मास्टर ताइजेन भी उसी जगह प्रकट होते हैं। वो नेजा को एक जादुई ब्रश दिखाते हैं और कहते हैं, इसकी मदद से तुम चीजों को बदल सकते हो। फिर ताइजेन उस ब्रश से जादुई रास्ते बनाकर दुनिया की सैर कराते हैं। नेजा को यह सब बेहद पसंद आता है। ताइजेन नेजा से कहते हैं, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा और तुम्हें काबिल बनाऊंगा। नेजा मास्टर की बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता था ताइजेन को असली जादू नहीं आता, वो तो बस मैजिकल ब्रश की मदद से ही करतब दिखाते हैं। ये सुनकर मास्टर मुस्कुराते हैं, तो फिर देखो असली जादू क्या होता है। अगले ही पल वो अपनी हथेली उठाते हैं और हवा में मंत्र फूंकते हैं। आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं, फूल उड़ने लगते हैं और सब कुछ जैसे किसी दूसरी दुनिया का नजारा बन जाता है।
नेजा हैरान रह जाता है, उसे लगता है सब असली है, लेकिन कुछ ही देर में वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। नेजा खुश होकर कहता है, मास्टर मुझे भी ये जादू सिखाइए। ताइजेन मुस्कुराकर कहते हैं, सीख सको तो जरूर सिखाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो उसके कान में एक मंत्र फूंकते हैं। नेजा उसे दोहराता है, कोशिश करता है, मगर उससे कुछ नहीं होता। ताइजेन मन ही मन हंसते हैं, मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए थे, ये बच्चा कैसे सीखेगा। रात का समय था, मास्टर ताइजेन सो रहे थे। तभी रानी येन उनके पास आती है और कहती है, मुझे अपने बेटे से मिलना है। ताइजेन जवाब देते हैं, वो यही है, मैं उसे जादू सिखा रहा था। लेकिन चारों तरफ नेजा का कोई अता पता नहीं। तभी रानी तालाब के पास पहुंचती है। वहां उन्हें नेजा की लाश तैरती दिखाई देती है। वो घबरा जाती है। ताइजेन दौड़ते हुए पहुंचते हैं और पानी से उसका शरीर बाहर निकालते हैं, पर तभी वो शरीर धुएं में बदल जाता है। वो असली नेजा नहीं बल्कि उसका इल्यूजन था। अब नेजा उस जादू में माहिर हो चुका था। ताइजेन हैरान रह जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है, मैं तो जानवरों को बदल भी नहीं सकता। वो नेजा से पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया। पर नेजा बस मुस्कुराकर उन्हें परेशान करने लगता है। उसी वक्त महाराज लीजिंग और रानी येन वहां आ जाते हैं और मिलकर ताइजेन की मदद करते हैं। ताइजेन गंभीर स्वर में कहते हैं, अब घुटनों पर बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों को दानवों से कैसे बचाना है। नेजा रूठे अंदाज में कहता है, मुझे कुछ नहीं सीखना, और जाकर पत्थर पर लेट जाता है। रानी धीरे से कहती है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अपनाए। ये सुनते ही नेजा की आंखों के सामने बचपन का मंजर घूम जाता है, जब वो बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन सबने उसे डीमन कहकर मारा था। ये याद कर वो उदास हो जाता है। रानी उसकी तरफ बढ़ती है, बेटा बुरा मत बनो, तुम्हारे माता पिता लोगों की रक्षा करते हैं। नेजा दुखी स्वर में पूछता है, तो फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। सब मुझे डीमन समझते हैं। तब राजा झूठ बोलते हैं, तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की शक्ति से हुआ है, इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। लोग बुरे नहीं हैं, बस वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद नहीं करते। नेजा दिन रात ट्रेनिंग करता है, आग और हवा को काबू में करता है और कुछ ही महीनों में बेहद शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन फिर मास्टर ताइजेन उसे रोकते हैं। वो अपना मैजिक ब्रश उठाकर एक इल्यूजन दिखाते हैं, जिसमें नेजा देखता है कि उसने राक्षसों को तो मारा, मगर साथ में कई मासूम इंसान भी मारे गए। नेजा कहता है, ये असली नहीं है। राजा कहते हैं, भले ही ये असली नहीं, मगर इससे साबित होता है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है, पर तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो ताइजेन से कहते हैं, इससे जादुई बाला वापस ले लो। नेजा बिना कुछ कहे वो बाला मास्टर की जेब में रख देता है, मगर चालाकी से उनका मैजिकल ब्रश निकाल लेता है और वहां से उड़कर निकल जाता है। उधर समुद्र के किनारे एक राक्षस पानी से बाहर निकलता है। वो एक घर की तरफ बढ़ता है और एक छोटे से कुत्ते को पकड़ लेता है। उसी वक्त नेजा वहां आ पहुंचता है। कुत्ते को छोड़ दो, मगर राक्षस पानी का रूप लेकर भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है, आग से हमला करता है और गांव में तबाही मच जाती है। भागते भागते वो राक्षस एक छोटी लड़की को पकड़कर पानी में घसीट ले जाता है। वो कहता है, समुद्र में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पर तभी आसमान से बर्फ की लहर उतरती है और सारा पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। वहां खड़ा था एओ बिंग। एओ बिंग वही था जिसे शेन ने स्पिरिट पर्ल से बनाया था। एओ बिंग उस राक्षस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारता है। वो उस छोटी लड़की को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लेता है, मगर ये बात नेजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद उस लड़की को बचाना चाहता था। ईर्ष्या में अंधा होकर वो लड़की को फिर से राक्षस के हवाले कर देता है, ताकि वो खुद उसे बचाए और हीरो कहलाए। इसके बाद नेजा एओ बिंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। एओ बिंग समझ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो बेहद ताकतवर है। लड़ते लड़ते नेजा बिंग का मुखौटा उतार देता है और चौंक जाता है। उसके सिर पर ड्रैगन के सींग थे। अब उसे पता चल जाता है कि उसका प्रतिद्वंदी कोई इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन प्रिंस है। दोनों से भिड़ जाते हैं। बिजली, आग और पानी की लहरों के बीच जंग छिड़ जाती है। इसी दौरान वो राक्षस अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से हमला करता है। नेजा को इस जादू का पता नहीं था। वो एक बुलबुले को छूता है और उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। उधर राक्षस उस बच्ची को कच्चा निगल जाता है। ये देखकर एओ बिंग गुस्से में आ जाता है। वो बेहद तेजी से उछलकर राक्षस के पेट पर वार करता है, जिससे बच्ची बाहर आ जाती है, लेकिन उसके शरीर पर जहर का असर हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है। राक्षस उसके टुकड़े करने लगता है, मगर तभी नेजा आकर उस बच्ची को बचा लेता है। राक्षस भागने की कोशिश में चारों तरफ बुलबुले फैलाता है, पर नेजा अब और चालाक था। वो एओ बिंग को पकड़कर उसका इस्तेमाल ढाल की तरह करता है और दोनों मिलकर राक्षस को बुरी तरह मारते हैं। आखिरकार राक्षस हार मान लेता है। वो उन्हें अपना एंटीडोट देता है। नेजा उस दवा से खुद को और एओ बिंग को ठीक कर देता है। राक्षस माफी मांगकर वहां से चला जाता है। एओ बिंग नेजा की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। दोनों की नजरें मिलती हैं और धीरे धीरे दोनों हंस पड़ते हैं। फिर वो साथ खेलने लगते हैं। सूरज डूबता है और आसमान में सुनहरी शाम उतर आती है। नेजा अचानक रोने लगता है। वो धीमे से कहता है, आज तक कोई मेरे साथ इतना नहीं खेला। एओ बिंग मुस्कुराता है, अपनी जेब से एक शंख निकालकर नेजा को देता है। आज से हम दोस्त हैं। जब भी तुम मेरे साथ खेलना चाहो, किनारे पर आकर इसे बजा देना, मैं जरूर आऊंगा। नेजा के चेहरे पर मासूम मुस्कान लौट आती है। उसी वक्त दूर से गांव वाले आते दिखाई देते हैं। नेजा जब पलटकर देखता है तो बिंग वहां से चला गया था। नेजा गांव वालों से कहता है, डरो मत, मैंने इस बच्ची को राक्षस से बचाया है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक लड़का चिल्लाता है, झूठ बोलता है, तू खुद राक्षस है। ये सुनकर नेजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस लड़के पर हमला करता है। गांव वाले डरकर उस पर टूट पड़ते हैं। डंडे, पत्थर सब कुछ फेंकते हैं, लेकिन नेजा को कुछ नहीं होता। गुस्से में वो भी पलटवार करता है, जिससे कई गांव वाले घायल हो जाते हैं। तभी मास्टर ताइजेन वहां पहुंचते हैं। वो मंत्र पढ़कर नेजा को पकड़ लेते हैं और शांत करते हैं। इधर एओ बिंग अपने महल में लौट चुका है। वो अपने गुरु शेन से कहता है, मास्टर आज का अभ्यास पूरा हो गया और आज मैंने एक दोस्त भी बनाया। उसका नाम है नेजा। शेन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गरजता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो डीमन पर्ल से पैदा हुआ है। तुम्हें उसे हराना होगा। एओ बिंग हैरान हो जाता है, लेकिन मास्टर, उसने मेरी जान बचाई थी, क्या कोई और रास्ता नहीं? तभी ड्रैगन किंग अपनी भारी आवाज में कहता है, सदियों से देवताओं ने हमें यहाँ कैद किया हुआ है। हमारी मुक्ति की आखिरी उम्मीद तुम हो। अगर तुम्हें हमें आजाद करना है तो तुम्हें अपनी दोस्ती भूलकर अपने मकसद पर ध्यान देना होगा। बिंग खामोश हो जाता है। उधर नेजा अपने माता पिता से नाराज बैठा है। उसे
लगता है वो उससे प्यार नहीं करते, उसे बस एक बोझ समझते हैं। तभी राजा और रानी उसके पास आते हैं। रानी प्यार से कहती है, बेटा 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, सारे गाँव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। नेजा उदासी से कहता है, जो लोग मेरे पैदा होने पर खुश नहीं थे वो मुझे बधाई क्यों देंगे? राजा मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि तुमने सच में गाँव वालों की जान बचाई थी। नेजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो खुश होकर अपने कमरे में दौड़ जाता है, एक रंगीन बर्थडे कार्ड बनाता है और सोचता है मुझे अपने दोस्त को भी बुलाना है। वो किनारे पर जाता है, शंख को होठों से लगाकर बजाता है। कुछ ही पलों में पानी से एओ बिंग प्रकट होता है। नेजा मुस्कुराकर कहता है, 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, सारे गाँव वाले आएंगे, जश्न होगा और तुम भी आना क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बिंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, मैं जरूर आऊंगा। नेजा हंसता हुआ लौट जाता है। उसे नहीं पता था कि अब किस्मत उनके लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ जब एओ बिंग अपने पिता के पास लौटता है तो सागर की गहराइयों में सभी ड्रैगन्स मिलकर उसके लिए एक ड्रैगन आर्मर तैयार करते हैं, एक ऐसा कवच जो अभेद्य था, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती थी। उसी वक्त हेवनली पैलेस में नेजा के जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। राजा के आदेश पर पूरा गांव वहां मौजूद था। हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल था। नेजा भी बेहद खुश था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद अब लोग उसे अपना लेंगे। लेकिन तभी वहां शेन आ जाता है। नेजा उसे देखते ही गुस्से में भर जाता है और हमला करने लगता है, मगर शेन शांत स्वर में कहता है, रुको नेजा, मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। फिर वो धीरे धीरे नेजा के कानों में जहर घोलने लगता है। तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सब झूठ कहा है। तुम्हारा जन्म किसी स्प्लिट पर्ल से नहीं बल्कि एक डीमन पर्ल से हुआ है। नेजा सन्न रह जाता है। उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है और यही शेन की चाल थी। वो चाहता था कि नेजा गुस्से में लोगों पर हमला करे ताकि एओ बिंग वहां आकर उन्हें बचाए और सबकी नजरों में हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। थोड़ी देर बाद नेजा बाहर आता है। मास्टर ताइजेन उसे उपहार में अपना फायर वेपन और पिग देते हैं। जैसे ही नेजा उसे छूता है वो घूमते हुए फायर व्हील्स में बदल जाता है, जिससे वो हवा में उड़ सकता था, आग पर सवार होकर आसमान चीर सकता था। राजा भी आगे बढ़ते हैं और नेजा को एक ताबीज देते हैं, लेकिन नेजा अब बहुत गुस्से में था। वो कहता है, मुझे सब पता चल गया है। मेरा जन्म किसी लाइफ पर्ल से नहीं बल्कि डीमन पर्ल से हुआ है। तुम सबने मुझे गुमराह किया ताकि मैं इंसानों की रक्षा करता रहूं और 3 साल बाद मर जाऊं ताकि मेरे क्रोध से तुम सब बच सको। गुस्से में अंधा होकर नेजा वो मंत्र बोल देता है जो शेन ने उसे सिखाया था। उसके गले में बंधा जादुई कड़ा खुल जाता है और अगले ही पल उसका रूप बदल जाता है। वो एक भयानक आग से लिपटा हुआ योद्धा बन जाता है जिसकी शक्ति अनंत थी। अब नेजा अपनी ही जनता पर टूट पड़ता है। राजा, रानी और ताइजेन सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ताइजेन चिल्लाते हैं, सिर्फ वो कड़ा ही उसे शांत कर सकता है। किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। सभी लोग उस कड़े को ढूंढने लगते हैं, मगर वो शेन के पास था। उधर शेन एओ बिंग को बुलाता है। वो कहता है, जब नेजा अपने ही माता पिता पर वार करेगा तब तुम वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाना। लोग तुम्हें रक्षक मानेंगे और देवता तुम्हें स्वर्ग में स्थान देंगे। बिंग गुस्से में कहता है, नेजा ने मेरी जान बचाई थी, अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो कम से कम उसके माता पिता को बचाने दो। शेन कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर वो उसे वो कड़ा दे देता है, लेकिन चेतावनी देता है, अगर इंसानों को पता चल गया कि तुम एक ड्रैगन हो तो वो तुम्हें भी राक्षस समझेंगे। बिंग कुछ नहीं कहता, बस नजरें झुकाकर वहां से चला जाता है। उधर नेजा अपने पिता पर वार करने ही वाला होता है। तभी वो बिंग नकाब पहनकर वहां पहुंचता है और राजा को बचा लेता है। दोनों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आग और बर्फ आमने सामने टकराते हैं। नेजा की आग आसमान तक भभकती है और बिंग की ठंड हवा को जमा देती है। लड़ते लड़ते बिंग किसी तरह नेजा को पकड़ लेता है और पूरे जोर से वो कड़ा उसके गले में डाल देता है। जैसे ही कड़ा बंद होता है नेजा का रूप बदलने लगता है। वो वापस अपने छोटे रूप में लौट आता है, लेकिन उसके दिल का गुस्सा अभी भी नहीं गया था। वो सबकी तरफ देखता है, आंखों में आंसू और आग दोनों थे, और फिर वहां से उड़कर चला जाता है। राजा थके हुए स्वर में एओ बिंग से जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, मगर तभी उनकी नजर बिंग के माथे पर पड़ती है। वहां लाइफ पर्ल का निशान था। राजा को शक हो जाता है। वो उसका नकाब उतार देते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। गांव वाले चिल्ला उठते हैं, ये भी तो एक राक्षस है। ताइजन गुस्से में कहते हैं, महागुरु तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही लाइफ पर्ल चुराया था। उसी वक्त शेन भी वहां आ जाता है। वो कहता है, बिंग तुम सबको बचाना चाहता था, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि सबको हमारी सच्चाई पता चल चुकी है। सब हैरान रह जाते हैं। शेन अब खुलासा करता है, हाँ लाइफ पर्ल मैंने ही चुराया था। ताइजेन चिल्लाते हैं, महागुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शेन हंस पड़ता है, तुम सब अब मरने वाले हो तो मेरी शिकायत कौन करेगा। फिर वो बिंग की ओर मुड़कर कहता है, देखो बिंग, इंसान कभी किसी राक्षस को नहीं अपनाते। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने गुरु और पिता का बदला लोगे या नहीं। बिंग की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसका चेहरा अब सख्त हो चुका है। वो आसमान की ओर देखता है, हाथ उठाता है और अपनी शक्तियों से पूरे गांव के ऊपर समुद्र का पानी इकट्ठा कर देता है। एक पल में वो पानी जमकर बर्फ बन जाता है, एक विशाल हिमखंड जो नीचे गिरकर सब कुछ मिटा देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हमें नेजा को दिखाया जाता है जो गुस्से से भरा हुआ है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। तभी ताइजेन का दिया हुआ पिग अपने असली रूप में आ जाता है। वो अपने जादू से नेजा को सच्चाई दिखाता है। वो कहता है, तेरे माता पिता तुझसे बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। जब तेरे पिता को तेरे श्राप को मिटाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो स्वर्ग के एक पहरेदार ने उन्हें बताया था कि यह श्राप मिटाया तो नहीं जा सकता, मगर किसी और इंसान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर वो दिखाता है कि उस पहरेदार ने उन्हें 2 मंत्रों वाला एक कागज दिया था। तेरे पिता ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। ये सुनकर नेजा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उस ताबीज को खोलता है और उसमें वही दोनों मंत्र होते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके माता पिता ने हमेशा उससे बेशर्त प्यार किया था। उधर राजा और रानी एओ बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग उन्हें अपनी बर्फीली शक्तियों से जमा देता है। उसी पल आसमान से नेजा आग के पहियों पर उड़ता हुआ आता है और सीधे बिंग पर हमला करता है। वो अपने मास्टर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। ताइजेन जवाब देते हैं, बिंग पूरे गांव को नष्ट कर देना चाहता है ताकि महागुरु को कभी पता न चले कि शेन ने लाइफ पर्ल चुराया था। ये सुनकर
देखकर नेजा और भी भड़क उठता है और दोनों के बीच शुरू होती है एक आइकॉनिक भयंकर लड़ाई, आग और बर्फ का ऐसा युद्ध जिससे पूरा आसमान कांप उठता है। लेकिन नेजा की शक्तियां उस कड़े के कारण सीमित थीं। वो अपने मास्टर का सिखाया जादू इस्तेमाल करता है और खुद को शेन के रूप में बदल लेता है। बिंग भ्रमित हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि असली शेन कौन है। उसी वक्त असली शेन और ताइजेन भी आमने सामने आ चुके थे। शेन और नेजा एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नेजा अपना हथियार बदल लेता है। बिंग शेन को नेजा समझकर उस पर हमला करता है और नेजा भी शेन पर वार करता है, मगर तभी ताइजेन अपने जादुई मैप से हमला करते हैं और सब उसी नक्शे के अंदर खींच जाते हैं। अब वो सब अंदर फंसे हैं और वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, मैजिक ब्रश। ब्रश को पाने के लिए सब में टकराव होने लगता है, जिसके बीच वो सब साथ में ही बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही शेन और नेजा फिर भिड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बिंग राजा और रानी पर हमला करता है। नेजा दौड़कर उनके आगे आ जाता है, अपने माता पिता की रक्षा के लिए खुद को ढाल बना देता है। वो वार अपने ऊपर लेता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। बिंग ये देखकर और गुस्से में ऊपर उठता है। वो आसमान में जमा हुई बर्फ पर वार करता है, जिससे पूरा बर्फीला पहाड़ नीचे गिरने लगता है। नेजा होश में आता है और उसी पल वो मंत्र बोलता है, जिससे उसका कड़ा खुल जाता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आग उसके चारों ओर जलने लगती है। वो आसमान की ओर उड़ता है और गिरती हुई बर्फ को अपने हाथों से रोकने लगता है। बिंग चिल्लाता है, नेजा तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो? तुम तो एक दानव के रूप में पैदा हुए थे। नेजा जवाब देता है, कोई देवता या दानव नहीं होता, किस्मत वही होती है जो इंसान खुद अपने हाथों से लिखे। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पूरी बर्फ को पिघला देता है और बिंग को पकड़ लेता है, लेकिन उसे नहीं मारता। बिंग हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? नेजा कहता है, क्योंकि तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है। नेजा को एहसास हो जाता है उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो नीचे उतरता है और वो ताबीज फाड़ देता है ताकि श्राप उसके पिता पर न जाए। वो अपने माता पिता की ओर आखिरी बार देखता है, मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अलविदा। अगले ही पल आसमान फट पड़ता है। एक भयंकर बिजली नेजा पर गिरती है, लेकिन तभी बिंग उड़ता हुआ आता है। वो नेजा को गले लगाकर उस बिजली को साथ में झेलता है। दोनों मिलकर उस आकाशीय ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं, मगर वो देवताओं की शक्ति थी जो इंसानों के बस की नहीं थी। ताइजेन यह सब देखकर दौड़कर ऊपर जाते हैं और इंद्र कमल खोल देते हैं, जिसमें वो दोनों नेजा और बिंग एक रोशनी के साथ कैद हो जाते हैं। फिर सब शांत हो जाता है। नीचे धरती पर एक विशाल गड्ढा बन चुका था। राजा और रानी दौड़कर वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहीं इंद्र कमल मिलता है। ताइजेन की आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं, नेजा और एओ बिंग अब नहीं रहे। इंद्र कमल उनके शरीर को तो नहीं बचा सका, मगर उनकी आत्माओं को बचा लिया। नेजा और एओ बिंग की कहानी बस एक जंग की कहानी नहीं थी। ये उस दिल की दास्तान थी जो अच्छाई और बुराई के बीच फंसा हुआ था। उन्होंने साबित किया कि हीरो वही नहीं होता जो जन्म से देवता हो, बल्कि वो होता है जो अपने भीतर के अंधेरों से लड़कर रोशनी बन जाए। नेजा ने अपनी नियति खुद लिखी और बिंग ने अपने दोस्त के लिए सब कुर्बान कर दिया, पर उनका सफर यहीं खत्म नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाला सफर और भी गहरा होगा।